अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस दस के ड्राइव हुआ पेरिकार्डियम से। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस में मतलब पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम और इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियम एक कवरिंग है जो हार्ट को कवर करती है, जो हार्ट को इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड आ जाएगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए। उसके दो पार्ट हैं, लेयर्स हैं, विसरल और पेटल। समझ लें कि हार्ट मतलब कि पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट किस तरह से प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल आप एक इन्फ्लेटेड बलून लें, मतलब जिसमें हवा भरी हो, और उस बलून को आप मतलब जैसे बलून है उसको ऐसे अंदर इन्फ्लेमेट हुआ है, तो उसके ऊपर से जैसे आप मतलब कि हैंड के साथ आप अंदर मतलब कि प्रेस करें ना, जिस तरह से वो बलून साथ मतलब के अंदर कंप्रेस होना शुरू हो जाता है ना, इसी तरह से पेरिकार्डियम की कैविटी है जो मतलब कि चारों तरफ से उसको कवर कर लेती है, और हार्ट उसके अंदर मतलब कि इस तरह से इन्फ्लेट होकर पंप करता है, इस तरह से इसको कवर करती है। लंग्स भी सेम इसी तरह, जो प्लूरल लेयर है उसके अंदर लंग्स भी इसी तरह से इन्फ्लेट हुई होती है, उसके अंदर मतलब कि इस तरह से लंग्स प्लेस हुई होती हैं। अब पेरिकार्डियम में इसकी दो लेयर्स हैं, विसरल और पैरेटल लेयर्स हैं। विसरल जो लेयर है वो इनसाइड जो हार्ट के साथ अटैच होती है, और पैरेटल जो आउटसाइड के साथ लेयर होती है। इनके इनके दरमियान में 30 से 50 ml फ्लूइड होता है, जो नॉर्मली होता है, और ये क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, थिन फ्लूइड होता है, जो इसको कशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग हार्ट बीट। मोस्ट पेरिकार्डियल डिजीज आर सेकेंडरी, इट इज ड्यू टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर डिजीजेज। प्राइमरी पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन ऑलवेज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। मतलब कि मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं जो पेरिकार्डियम की हैं वो सेकेंडरी काज की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पेरिकार्डियम में कोई नहीं होता, लेकिन सराउंडिंग टिश्यू के डैमेज होने की वजह से पेरिकार्डियम को इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। वो प्राइमरी जो कार्डियल इन्फेक्शन है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन है फर्स्ट। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन है कि व्हेन एवर पेरिकार्डियम हैव एक्सेसिव फ्लूइड, दिस फ्लूइड मे बी सीरियस और accumulation ऑफ ओनली ब्लड, दिस इज कॉल्ड हेमोपेरिकार्डियम। जब भी पेरिकार्डियल के अंदर कोई भी फ्लूइड आ जाएगा, वो मतलब कि नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में ये है कि अगर तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेंट मिक्स्ड विद ब्लड, दिस इज का हेमोरेजिक पेरिकार्डिस। फॉर एग्जांपल, अगर ओनली ब्लड पेरिकार्डियम जो कैविटी है उसके अंदर आया तो उसको हेमोपेरिकार्डियम कहते हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो मटेरियल होता है इन्फ्लेमेटरी, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, बैक्टीरिया या वायरस होगा, या फिर उसके लोकल डैमेज सेल्स हैं वो लाइव लाइव हों या फिर वो डेड हो चुके हो, ये सब जो मिल के बनाते हैं ना इन्फ्लेमेटरी जो मटेरियल होता है वो, और ब्लड मटेरियल साथ जो होगा ब्लड, वो मिक्स होकर अगर पेरिकार्डियम के अंदर रिजाइड कर रहा है तो उसको कहते हैं हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस। इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिस्ट्रॉयज सम स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग आल्सो occurs, so these all mix। द ब्लड और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेंट मिक्स हो जाए तो हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस है। अगर ओनली ब्लड पेरिकार्डियम के अंदर आए तो उसको हीमोपेरिकार्डियम कहेंगे। अब काजेज ऑफ हीमोपेरिकार्डियम, मतलब कि ब्लड पेरिकार्डियम के अंदर किस किस वजह से आ सकता है, कौन कौन से मतलब यहाँ में सबसे पहले देख लेते हैं रप्चर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। रप्चर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई, उसका हार्ट मसल डैमेज हुए, फॉर मे बी इस्कीमिया की वजह से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, उसके सेल डैमेज होना शुरू हो गए। अब जिस पार्ट पे हार्ट के डैमेज सेल हुए ना, वो मतलब उस टाइम तो उसने हील कर लिया, उस टाइम जब उसने हील कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो एरिया मतलब कि डब्ल्यू बी वाइट ब्लड सेल्स आ गए, आके उन्होंने उस एरिया में इन्फ्लेमेशन या फिर उसको सॉफ्टन स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से रप्चर हो गया। रप्चर होने की वजह से जब ये मायोकार्डियल जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मतलब कि रप्चर हो जाएगी, इस वजह से ब्लड निकल के उसमें प्लूरल कैविटी विसरल लेयर को ब्रेक करते हुए पेरिकार्डियम में आ जाएगा, तो इसको हेमोपेरिकार्डियम कहेंगे ड्यू टू रप्चर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एरिया। अब रप्चर ऑफ डिसेक्शन ऑफ अयोटा, इसमें यह है कि मे बी सम केसेस में इस तरह से कि जो अयोटा है उसका जो मतलब कि इंडी में जो स्किन इनर साइड मतलब कि जो वॉल होती है अयोटा की, इंटीमा मीडिया ट्यूनिका, तो इस तरह से जो वॉल रप्चर हो जाएगी, उस वॉल रप्चर होने की वजह से ब्लड विसरल लेयर को ब्रेक करके अगर पेरिकार्डियम आए तो इसकी तरह इस तरह भी हो सकता है, इसको हीमोपेरिकार्डियम कहेंगे। ट्रोमेटिक परफोरेशन ये है कि अगर कोई ट्रोमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ब्लड पेरिकार्डियम को ब्रेक मतलब कि सराउंडिंग किसी भी टिश्यू से ब्लड वेसल्स ब्रेक की, पेरिकार्डियम जो डैमेज उसके थ्रू ब्लड पेरिकार्डियम के अंदर आ गया तो ट्रोमेटिक परफोरेशन कहेंगे इसे। इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस ये है कि इसमें ये इन्फेक्शियस प्रोसेस अराउंड द वॉल ब्रिंग्स
mitral and formation of abscess and ring abscess passes through myocardium and cause rupture of pericardium and cause hemopericardium। मतलब ये है कि जो ये रिंग है ना, मतलब कि जो हमें पता है कि मिट्रल वाल्व रिंग होती है, यहाँ पे रिंग्स होते हैं जिनमें वाल्व्स अटैच होते हैं, जिन्हें क्लोज और ओपन होना होता है। अगर इसी रिंग का इन्फेक्शन हो जाए, इस रिंग के इन्फेक्शन होने की वजह से ये एरिया जो है यहाँ पे abscess फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे पस मतलब कि इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वो पस के आगे फर्दर वाल को डैमेज कर दे, विसरल वाल को, और डैमेज करके ब्लड पेरिकार्डियम में एंटर हो जाए, तो इस तरह से हीमोपेरिकार्डियम हो जाएगा, ब्लड पेरिकार्डियम में आ जाएगा। अब कार्डिक टेम्पोनेट अनदर वर्ड है, जिसको आप समझ लेते हैं कार्डिक टेम्पोनेट है क्या। जब भी पेरिकार्डियम के अंदर ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में आ जाए और हार्ट का जो फंक्शन है, वेंट्रिकल्स का जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, मतलब कि एक्सेसिव फ्लूइड अगर हार्ट के अंदर आ गया है तो उसका कार्डियक टेम्पोनेट के लिए नहीं कहेंगे। कार्डियक टेम्पोनेट सिंपली इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हार्ट जो वेंट्रिकल्स हैं वो, मतलब कि अब हार्ट का वेंट्रिकल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए एक थोड़ी सी स्पेस चाहिए, जो मतलब कि विसरल लेयर जो है मतलब कि प्रोवाइड करती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। अगर वो हार्ट अपनी प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम सराउंडिंग विसरल लेयर या पेरिकार्डियम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिलैक्स नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो उसको कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। अब विसरल लेयर मतलब कि जो पेरिकार्डियम, उसमें इतना फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड आ जाए कि मतलब कि वो कार्डियक फंक्शन को भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, तो उसको कार्डियक टेम्पोनेट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक्सेसिव फ्लूइड कार्डियक की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको कंप्रोमाइज कर रहा है, मतलब कि उसका नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने नहीं दे रहा, तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं उस कंडीशन को। इसमें यह कि हार्ट कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपरली ड्यू टू आउटसाइड पेरिकार्डियम प्रेशर, मतलब कि आउटसाइड पे इतना प्रेशर है कि हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। इस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। अब थ्री थिंग्स हैपन इफ सम डेवलप, मतलब कि अब देख लेते हैं कि किसी को मतलब कि पेरिकार्डियम में फ्लूइड है, तो तीन मेन साइन जो है मतलब कि वो होंगे उस पर, उसको कहते हैं बैक्स ट्रायंगल। बैक्स ट्रायंगल में क्या है कि एक तो मफल साउंड हार्ट, मतलब मफल हार्ट साउंड सुनाई देगा हमें जब भी हम पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में स्टेथोस्कोप से हियर करेंगे, लिसन करेंगे, मतलब देखेंगे सुनेंगे क्या साउंड आ रहा है, तो मफल साउंड होगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उसका। दूसरा इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, जीबीपी हाई होगा। उसकी वजह यह है कि जब मतलब कि हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो राइट एट्रियम में प्रेशर हाई होगा, पल्मोनरी प्रेशर हाई होगा, लेफ्ट एट्रियम में, और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर हाई होगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में। ऊपर से मतलब कि प्रॉपरली जुगुलर वेन जो प्रेशर, जो जुगुलर वेन्स ब्लड लेकर आ रही है प्रॉपरली ड्रेन नहीं कर सकेंगे राइट एट्रियम में, जिसकी वजह से राइट उस पर जुगुलर वेनस प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई जुगुलर प्रेशर present is suffering from cardiac tamponade. Excessive fluid, ये देखें, excessive fluid does not produce cardiac tamponade until it compromises the function of both ventricles. Three things happen if someone develops rapid accumulation of fluid in the pericardium sac and that does not time for the outer layer of pericardium to stretch out. Then fluid compression on ventricles, and we apply stethoscope between heart and layer should be muffled because the heart is distant. मतलब कि हार्ट पेरिकार्डियम से बहुत दूर है, मतलब कि प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से मफल साउंड हमें सुनाई देगा। अब ना अभी हमने ना 5 टाइप्स पढ़नी है इसकी पेरिकार्डाइटिस की, जो मतलब कि जिसमें डिफरेंट वे से पेरिकार्डाइटिस होगी। सीरियस पेरिकार्डाइटिस, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, और इसके अलावा स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस, हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस और कैसियस पेरिकार्डाइटिस। इसमें ना डॉक्टर जी साहब ने मतलब कि स्टार्टिंग इसमें एक लेक्चर था उनका जो 1 घंटे का था, तकरीबन 40 मिनट का। उसमें उन्होंने ये सिर्फ ना मतलब कि सीरियस पेरिकार्डाइटिस और जो डिफरेंट 5 टाइप पेरिकार्डाइटिस के टाइप्स हैं, इनको मतलब कि ज़रा ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। और फिर सेपरेट नेक्स्ट फिर एक्सप्लेनेशन में जाके जब मैंने लिखा है नाउ विल स्टडी ईच इन डिटेल, तो उसमें सारे टाइप्स को फिर अगेन ज़रा डिस्कस किया था डिटेल में, ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन थोड़ा पिछले वाला थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दी कि क्या कहा जाए। तो अगर हम वन बाई वन करके अगेन एंड अगेन इसको डिस्कस करेंगे ना तो वो लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो अभी हम ना मतलब कि अगर हम सीरियस पेरिकार्डाइटिस पढ़ेंगे ना, तो हम देख लेंगे कि सर डॉक्टर जीव ने डिटेल में सीरियस पेरिकार्डाइटिस के बारे में क्या बताया, तो हम एक ही बार में सीरियस पेरिकार्डाइटिस को कवर कर देंगे। अब ना हमने सीरियस पेरिकार्डाइटिस और फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस को इकट्ठे पढ़ना समझना क्या है। सीरियस पेरिकार्डाइटिस when there is a mild inflammation due to viral infection or immunological process, then concentration of chemical mediators very low and endothelial gap shrinks very little. Fluid will come out of capillary. This fluid rich in protein, not in WBC. This fluid is called serous fluid and this is called serous pericarditis. इसमें यह है कि वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से अगर माइल्ड
वायरल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अगर माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें यह है कि जब माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा जल्दी नहीं आते। हमें पता है इन्फ्लेमेशन इवेंट्स में क्या होता है, हम नेक्स्ट उसमें जनरल पैथोलॉजी में भी पढ़ेंगे इसको। ये जो एंडोथेलियल गैप्स है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अंदर मतलब कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को बुलाते हैं और इन्फ्लेमेशन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स इतना भी नहीं, लेकिन एक ना थोड़ा लोकल सेल्स को डैमेज करना भी शुरू हो जाता है उस प्रोसेस में। तो अगर माइल्ड इन्फ्लेमेशन है तो डब्ल्यूबी सेल्स नहीं आएंगे, इंटरसेलुलर जो गैप्स है एंडोथेलियल सेल्स का वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, वो थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, गैप थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड ना थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा, कैपिलरी से बाहर आना शुरू हो जाएगा उसमें पेरिकार्डियम में। अब वाइट ब्लड सेल नहीं आ रहे, प्रोटीन आएगी, और वाइट ब्लड सेल नहीं आए, प्रोटीन आ रहे हैं, तो इस फ्लूइड को हम कहेंगे सीरस फ्लूइड। और सीरस फ्लूइड क्योंकि पेरिकार्डियम है तो इसको सीरस पेरिकार्डियटिस कह देते हैं। ये तो हमें पता चल गया सीरस पेरिकार्डियटिस है क्या, मतलब ब्रीफली। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन सीरस पेरिकार्डियटिस को एक्सप्लेन किया उसमें यह है कि दो तरह से हो सकता है, वायरल भी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। वायरल इन्फेक्शियस ये है कि जो सीरस पेरिकार्डियटिस कर देते हैं उनमें कोजैक्स वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस और मम्प्स वायरस। 3 वायरस हैं जो मतलब कि सीरस वायरल इन्फेक्शन के थ्रू सीरस पेरिकार्डियटिस करते हैं, जिनमें मतलब जो क्या करते हैं सीरस मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, सीरस और फिब्रिनस और सीरोफिब्रिनस मटेरियल, मतलब सीरस फिब्रिनस मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। ये वो इन्फेक्शियस जो करते हैं पेरिकार्डिटिस, सीरस पेरिकार्डिटिस। नॉन इन्फेक्शियस वे भी हैं जिसमें ऑटोइम्यून अटैक है, लाइक रूमेटिक फीवर, एक्यूट मल्टी सिस्टेमिक इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, ट्यूमर्स, यूरेमिया। अब रूमेटिक फीवर में हमें पता है कि बॉडी की अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, अपनी बॉडी के अगेंस्ट। acute multisystemic immune mediated inflammatory condition, सेम वही immune disease है। SLE cystic lupus erythematosus, autoimmune disease in which the polyclonal B cells inappropriate activated and produce an attack on body cell tissues. Scleroderma, attack on say immune disease. Tumors release antigen immune system, cross react to antigen as well as body, मतलब कि ट्यूमर्स जो मतलब कि ट्यूमर्स के अगेंस्ट अगर बॉडी एंटीबॉडीज बननी है तो वो क्रॉस रिएक्ट कर सकते हैं आपके एंटीबॉडीज अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट। यूरेमिया, यूरेमिया एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जब हमारा रीनल फेलियर हो जाता है, कंप्लीट रीनल फेलियर कंडीशन है, यूरेमिया होता है। यूरेमिया में इनके यूरिन इन ब्लड। एक और इसके साथ एक और मतलब कि टर्म्स यूज होती है, एजोटीमिया। एजोटीमिया होता है जब हम ब्लड में हाई नाइट्रोजनस वेट हो तो वो एजोटीमिया है। अगर ब्लड में हाई यूरिन कंसंट्रेशन है तो यूरेमिया है। यूरेमिया में भी एक कंडीशन कहा सकते हैं क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो पेरिकार्डियस में अगर चले जाएं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। टोटल रीनल फेलियर काजिंग यूरेमिया। क्लासिकल फीचर ऑफ यूरेमिया इज पेरिकार्डिटिस रब ड्यू टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिटेन्ड, मतलब कि यूरेमिया की भी क्लासिकल प्रेजेंटेशन पेरिकार्डिटिस हो सकती है जिस पेशेंट में रीनल फेलियर है उसमें एक कंडीशन आपको मिलेगी। कंप्लीट रीनल फेलियर है तो एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज होती है, सीकेडे क्रोनिक किडनी स्टेज या क्रोनिक रीनल फेलियर। तो उसमें ये होता है कि यूरेमिया हो जाता है पेशेंट को, और तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या आता है, पेरिकार्डिटिस आता है। सीरियस पेरिकार्डिटिस डज नॉट कॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, मतलब इस पेरिकार्डिटिस से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अब ना ये अभी मैं फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस पढ़ लूँ, फिर आपको ना इस्केमिक पेन और पेरिकार्डियल पेन के मैं डिफरेंशियल बताता हूँ कि मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है तो हमें पता करना है कि इसको हार्ट पेन हो रही है या हार्ट की कवरिंग की पेन हो रही है। अब सबसे पहले अब नेक्स्ट है फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस। फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस भी सेम है। आपने अगर सीरियस पेरिकार्डिटिस समझ लिया ना कि सीरियस पेरिकार्डिटिस में क्या होता है, तो यही सेम है कि अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब कि क्रोनिक हो जाए, ज़्यादा सीवियर हो जाए, एंडोथेलिया के दरमियान में गैप्स इंक्रीज हो जाए, एंडोथेलिया में गैप्स सब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो मोर एंड मोर फ्लूइड मतलब कि आना शुरू हो जाएगा। इसमें प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होगी, फिब्रिनोजन होगी। जब सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेटरी कॉन्टेंट्स भी ज़्यादा आएंगे। फिब्रिनोजन जब आती है तो वो फिब्रिन मैशवर्क बना देती है फिब्रिनोजन का, मैशवर्क बनना शुरू होता है पेरिकार्डिटा में, तो इसको कहते हैं फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस। सिंपल। हम देख लेते हैं डिटेल में ज़रा क्या है। हम डिटेल में फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस में ये डॉक्टर ने पढ़ाया कि इफ ऑल प्रोसेस अकर इन सीरियस पेरिकार्डिटिस इट बिकम्स सेवियर देन इट कन्वर्ट इनटू फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस। सेम वही। अब काजीज में क्या है, वायरल है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब वायरल तो हमें समझ आती है कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर पेरिकार्डियम में आ गए, पेरिकार्डियम में आने के बाद उन्होंने
जो भी मतलब कि फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हुआ तो उसको सिर्फ पेरिकार्डियस हुआ, प्रोलॉन्ग हुई तो प्रोटीन आना शुरू हो गई, तो मैशवर्क बनाते तो वो फिब्रिनस पेरिकार्डियस हो गया। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सेम, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होता है कि जो एरिया है वो मतलब कि जो एरिया है वो हील करता है, और उसके अंदर मतलब हील ना करे तो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब कि जो भी कंटेंट होता है वो पेरिकार्डियम को डैमेज कर सकता है। अब पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को देख लेना, इसको मतलब पोस्ट मायोकार्डियल पेरिकार्डाइटिस, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेरिकार्डाइटिस को डेस्ट्रो सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि अगर एक पेशेंट है जिसको मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब उसका हार्ट का कोई पार्ट डैमेज हो चुका है, उसको 2 to 10 वीक्स आफ्टर मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को कुछ ना चेस्ट पेन डेवलप होती है। वो चेस्ट पेन इसलिए डेवलप होती है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के प्रोसेस में जो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई थी वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं पेरिकार्डाइटिस के साथ, पेरिकार्डियम के साथ, जिसकी वजह से एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, पेशेंट अब नॉर्मल है, लेकिन 2 to 10 वीक्स हो गए अगेन पेन स्टार्ट होते हैं क्योंकि उस पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज पेरिकार्डियम के गैस बनना शुरू हो गई साथ। और इस पेशेंट को हम कहते हैं मतलब कि इसी को कहते हैं हम रेसलर सिंड्रोम। इस पेशेंट में क्या होता है कि दिस पेशेंट हैज़ अ चेस्ट पेन विच इज़ एक्यूट शार्प लोकलाइज्ड रिलीविंग ऑन बेंडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल वो आगे की तरफ बेंड करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा उस पेन से, associated with pericardial rub, so you should must differentiate with ischemic pain। अब यूरेमिया, यूरेमिया जो काजेज हैं, यूरेमिया भी फेब्रिनस पेरिकार्डिटिस कर सकता है। इफ सम विद रीनल फेलियर कैन यूरेमिया एंड काज पेरिकार्डिटिस। रेडिएशन जो चेस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पेशेंट को मतलब कि रेडिएशन ब्रेस्ट कैंसर है, रेडिएशन थेरेपी है, तो अगर वो रेडिएशन उस पेरिकार्डियम को डैमेज करते तो उसकी वजह से भी फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस हो सकता है। Rheumatic fever, SLD, scleroderma, all are autoimmune diseases which make antibodies against our own bodies. It can also attack pericarditis. And the last one, there is a trauma. Trauma में हमें पता है सिंपल है, चेस्ट ट्रॉमा। अगर कोई चेस्ट का मतलब इंजर्ड पार्ट हो गया जिसकी वजह से पेरिकार्डिटिस हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेट लॉन्ग जो मतलब कि फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस है, सीरियस पेरिकार्डिटिस में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और हमें पढ़ भी लिया कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होगा उसमें एक एक्यूट शार्प चेस्ट पेन होगी और लोकलाइज होगी, और जब पेशेंट बेंड करेगा फॉरवर्ड तो वो रिलीव होगी, पेन उसे नहीं हो, मतलब कि इसी तरह रिलीफ मिलेगा पेन से जब फॉरवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड करेगा। अब हम पढ़ लेते हैं ज़रा स्कीमिक पेन और चेस्ट पेन के दरमियान डिफरेंस। जो स्कीमिक पेन है, फॉर एग्जाम्पल स्कीमिक पेन है, सबसे पहले देख लेते हैं स्कीमिक पेन क्या है। स्कीमिक पेन होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया, ड्यू टू मतलब कि जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मे बी वो मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, या करोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस। किसी भी वजह से हार्ट को मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो इस्कीमिक डिजीज़ है हार्ट की। उसमें जो अब पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी, मोस्टली जो केसेस में वो आर्थरोस्क्लेरोसिस तो करोनरी आर्टरी होती है, मोस्टली लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कॉमन है जो ब्लॉक होती है, उसके बाद दूसरी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी शायद है, तो सबसे मोस्ट लाडा नाम है मतलब कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो स्कीमिक पेशेंट है उसमें डल चेस्ट पेन होगी, और जो पेरिकार्डिटिस का पेशेंट है उसमें शार्प चेस्ट पेन होगी। ये डिफरेंस है डल और शार्प में। और जो स्कीमिक है उसमें डिफ्यूज होगी, और जो पेरिकार्डिटिस उसमें वेल लोकलाइज्ड होगी। जो स्कीमिक पेशेंट है टेकिंग ऑन रेस्ट और नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर्स हैं, ये हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज को वैसे डायलेट कर देते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा ब्लड पहुंच सके और ऑक्सीजन दे सके। और जो पेरिकार्डिटिस है वो रिलीव ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, जब पेशेंट आगे की तरफ टिल्ट करेगा उसे ज़रा महसूस होगा कि पेन ज़रा कम हो रही है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन में इस तरह से। और जो इस्कीमिक पेन है वो रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, जा एंड नेक, मतलब कि वो लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करेगी, उसके मतलब कि जा की तरफ और साथ नेक की तरफ रेडिएट करेगी। और जो मतलब पेरिकार्डिटिस की पेन होती है यूजुअली डू नॉट रेडिएट, वो बस चेस्ट में ही होती है और शार्प एक्यूट पेन होती है। ये हो गई हमारी 2 टाइप्स हो गई, हमने पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट है सुपरेटिव पेरिकार्डिटिस। सुपरेटिव पेरिकार्डिटिस में ये है कि पाइजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो पस फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, cause and damage local parenchyma cells, causes inflammatory process start, proteins white blood cells and concentration accumulate, and during these proteins and dead dying and alive local cells white blood cells bacteria present in fluid which is called pus। pus क्या होता है? अब सुपरेटिव पेरिकार्डिटिस ये होती है कि
पस पाइथोजेनिक बैक्टीरिया जो पस फॉर्मेशन करते हैं वो अटैक करते हैं पेरिकार्डियट्स को अटैक करती हैं और पस में क्या मटेरियल होते हैं, हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन जब होगी तो वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स और लोकल जो सेल्स होते हैं पेरेंकाइमल सेल्स होते हैं उनमें डेड डाइंग टाइप तो ऐसे सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स और लोकल सेल्स। इनमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं और कुछ ऐसे हैं जो मर रहे हैं, कुछ ऐसे जो मर चुकी हैं। इन तीनों के जो मिक्सचर होता है ना, मटेरियल होता है, उसको पस कहते हैं और वो पस पेरिकार्डियम में जमा आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस। स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस को जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जरा नीचे जो रख लीजिए हमने सेपरेट मतलब नेक्स्ट क्लास। स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस में रख लीजिए बताया कि इनवेड द पाइथोजेनिक बैक्टीरिया इन्वेड एंड कॉज पस फॉर्मेशन। Bacteria come from neighboring substructure, pleura, pneumonia patch, abscess, lobar pneumonia, mediastinal infection from blood like a hematogenous spread. In such patient we see thick creamy pus yellowish. मतलब ये है कि जो मतलब के पस फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर से भी आ सकते हैं, जिनमें लोबुलर निमोनिया या फिर मीडियास्टिनल कोई इन्फेक्शन है, कोई एब्सेस फॉर्मेशन है, कोई लंग इन्फेक्शन है, उनकी तरफ से बैक्टीरिया अगर कोई आ जाता है या ब्लड में कोई थ्रू बैक्टीरिया पेरिकार्डियम में आया तो जहाँ पे वो पास फॉर्मेशन कर सकता है, ये काजेज हैं उसके। अब फ्लूइड क्या होगा इसमें, मतलब कि जो पास होगा वो थिक, फ्लूइड नॉर्मली थिन होता है, इसमें थिक क्रीमी पास फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से फ्लूइड थिक हो जाएगा। क्वांटिटी फ्लूइड की नॉर्मली होती है 30 to 50 ml, इसमें 400 to 5 ml, बहुत ज़्यादा 5 ml हार्ट का जो फंक्शन है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लोट ऑफ न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, सम लिम्फोसाइट्स भी होंगे। सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम इज रेड, ग्लैंडुलर होगी, माइक्रोस्कोपी अगर देखें तो पेरिकार्डियम की सरफेस रेड एंड ग्लैंडुलर होगी, इंडिकेट्स देयर इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल जहाँ भी ज़्यादा होंगे वो मतलब इंडिकेट करेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट है जहाँ पे। स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस प्रोड्यूस एक्सुडेट व्हिच इज नॉट इजीली reabsorbed, it remain here for a long time, causes collagenase this structure. Even if we give antibiotic to kill bacteria, but exudate wrap their fibrocyte convert into fibrin and form organization. This may shrink the pericardium, called constrictive pericarditis. Constrictive pericarditis हमारा नेक्स्ट एक लेक्चर है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब आपको बताता हूँ कि जो मतलब कि मटेरियल्स आ रहे हैं ना, एक्सुडेट्स हैं, उनमें फाइब्रिन है। हमें पता है फाइब्रिन जो मतलब एक्टिव होता है तो वो एक ना कोलेजन स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें वो है ना एक एरिया को कवर कर लेता है और उसको बाद में फाइब्रस में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रस में ये है कि नॉर्मली इलास्टिक टिश्यू को एक हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट कर देना, मतलब नॉर्मली एक इलास्टिक चीज़ को हार्ड में कन्वर्ट कर देना जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं नॉर्मली कर सकेगी। जब इस तरह से फाइब्रिन जिसमें होगा वो एक जो पास का एरिया है उसको एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उस एरिया को। वो जो हार्ड एरिया होगा जो अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या फिर जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं कर सकेगा, जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो एक श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, रिलैक्स नहीं हो सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, तो श्रिंक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो जब श्रिंक स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो नॉर्मली जो उसकी लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, जब लेंथ कम हो जाएगी तो हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकेगा, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब ईसीजी पे देख लेते हैं। ईसीजी में क्या होगा, PQRS, S और T सेगमेंट। अब नॉर्मली क्या हो सकता है, PQRS ऐसे आता है, नीचे डिप्रेशन होती है ज़रा, फिर ऊपर, फिर थोड़ा इसी बराबर एंगल पे जाता है, फिर T सेगमेंट होता है, फिर इस तरह नॉर्मली ईसीजी इस तरह होती है। हम ईसीजी में पढ़ लेंगे कि ये क्यों होता है, क्यों मतलब कि ST सेगमेंट में एट्रिया या वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस तरह वेव बनती है। तो लेकिन जो इसमें ईसीजी आएगी ना जिसमें पेरिकार्डाइटिस होगा उसमें ये होगा कि ST सेगमेंट की एलिवेशन, अब ये S है और ये T है, इनके दरमियान जो सेगमेंट है इसकी एलिवेशन हो जाएगी, नॉर्मली ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर एलिवेशन हो जाती है इसकी वजह से। ये एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, ईसीजी में इस तरह से आएगा। ST सेगमेंट एलिवेशन इन पेरिकार्डाइटिस, स्कीमिंग हार्ट डिजीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एरिथमियाज में होती है ये। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभी ना हमने पढ़ लिया ये सीरियस पेरिकार्डाइटिस और सॉरी स्पोरेटिक पेरिकार्डाइटिस। अब नेक्स्ट है हमारा हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस। If severe inflammation damage to small capillaries, blood came out and inflammatory exudate, also blood plus inflammatory exudate causes hemorrhage pericarditis। hemorrhage pericarditis हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि hemorrhage pericarditis है क्या, एक तो इन्फ्लेमेशन हो गई है उसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो गई है, इन्फ्लेमेटरी जो एक्सुडेट्स है वो आ गए हैं। अब उस इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो गई हैं। अब ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है और इन्फ्लेमेशन का जो एक्सुडेट है दोनों मिक्स करके एक फ्लूइड जो बनाते हैं पेरिकार्डियम में उसको कहते हैं हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस। सिंपल मतलब इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट और ब्लड दोनों मिक्स हो रहे हैं तो हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस बना देते हैं।
अब हेमरेजिक पेरिकार्डिटिस के रीजन देख लेते हैं। सम फैक्टर्स दैट डैमेज द पेरिकार्डिटिस इंजरीज सो फुलमिनेंट दैट सम माइक्रो वेसल्स रप्चर एंड नॉट ओनली इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बट आल्सो ब्लड मिक्स विद इट काजेज। इसकी काजेज क्या हैं? कैंसर, मतलब कि मैलिग्नेंसी मे बी लंग कैंसर, इरिटेट द पेरिकार्डियम, लंग कैंसर होगा, उसने पेरिकार्डियम को इरिटेट किया, कैंसर ने मतलब कि स्मॉल वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से हेमरेजिक पेरिकार्डिटिस हो गया। फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस, सेम फिब्रिनस पेरिकार्डिटिस में ये है कि इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन ने स्मॉल वेसल्स को डैमेज कर दिया, हेमरेजिक पेरिकार्डिटिस हो गई। स्पोरेटिक पेरिकार्डिटिस, पस फॉर्मेशन की वजह से पस फॉर्मेशन हुई, पस फॉर्मेशन की वजह से स्मॉल वेसल रप्चर हुई, उसने हेमरेजिक पेरिकार्डिटिस कर दिया। ट्यूबरक्लोसिस एक लंग डिजीज है जिसकी वजह से पेरिकार्डियम को इरिटेट किया और पेरिकार्डिटिस हेमरेजिक पेरिकार्डिटिस कर दिया इसने। अब एट द एंड लास्ट पे हमारा है कैसियस पेरिकार्डिटिस। Cases pericarditis, this type seen in the tuberculosis situation. If tuberculosis process extend from the thoracic cavity to the pericardium, in this we see cheesy-like material in pericardium. मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस में यह है कि thoracic cavity की डिजीज़ है, अगर वो एक्सटेंड होगी है पेरिकार्डियम तक तो पेरिकार्डियम को डैमेज कर देगी। पेरिकार्डियम में मतलब कि मटीरियल आएगा जिसके वो जो होगा क्रीजी टाइप मटीरियल, मतलब कि होगा तो थिक मटेरियल होगा जिसको हम कैसियस पेरिकार्डिटिस कहते हैं। कैसियस इन कैसियस पेरिकार्डिटिस देयर इज अ कैसियस मटेरियल ट्यूबरक्लोसिस when it heal there is a high chance that there is colonization of exudate occur, क्योंकि एक्सुडेट की फॉर्मेशन colonization हो जाएगी, एक एरिया बन जाएगा। ये कैसियस मटेरियल इजी है बिल्कुल, मतलब कि पेरिकार्डिटिस। अब ना ये चार कंडीशंस आनी चाहिए, इन चार कंडीशन हम पढ़ेंगे क्या होता है। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि पेरिकार्डियम टोटली इम्पेयर्ड नहीं होती। पेरिकार्डियम का कुछ पैचेस लाइक एरिया होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। इफ पेरिकार्डियम हैव थिकन्ड एट सम एरिया ड्यू टू फाइब्रोटिक प्लाक बट फंक्शनली इज नॉर्मल वी कॉल दिस सोल्जर्स प्लाक। फॉर एग्जांपल जो पेरिकार्डियम के कुछ एरियाज हैं मतलब वो थिक हो गए हैं और जिसके लेकिन हार्ट का फंक्शन नॉर्मल चल रहा है तो इसको हम कहेंगे सोल्जर प्लाक। अब एक अनदर कंडीशन है, if pericardium have very thin bond of fibers but not dangerous to obstruct we call them adhesive pericarditis, और इसमें भी फंक्शन इम्पेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेरिकार्डियम में उसके फिब्रिन के मतलब कि मैश वर्क्स है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्लाइटली मैश वर्क्स ऑफ फिब्रिन है तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसके फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सके, तो वो एडहेसिव पेरिकार्डिटिस में आएगा। एक सेकेंड कंडीशन है जिसमें हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। अब ये तो ऐसी कंडीशन है जिनमें हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें यह कि हैवी कोलोनाइजेशन इन पेरिकार्डियम सैक नेबरिंग स्ट्रक्चर आल्सो डिस्टर्ब बिकॉज फिब्रिनस स्ट्रक्चर extend stick to neighboring structure tightly lungs and pleura. In this condition when heart contract it will also contract lungs and pleura, so it will contract more power with cause hypertrophy of heart cannot work so much and undergo dilation. This is called adhesive mediastinum pericarditis because mediastinum has adhered to pericardium। मतलब कि ये है कि इसमें पेरिकार्डियम में इतनी ज़्यादा मतलब कोलोनाइजेशन हो गई है उसकी एक्सुडेट की इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है लंग्स और प्लूरा हैं वो इसके साथ अटैच हो गए हैं। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हार्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ले, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट करना है उसने मतलब कि आगे की तरफ मूव करना है तो साथ जो प्लूरा है वो उसके साथ अटैच हुआ है लंग्स के साथ, तो लंग्स भी हार्ट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट साथ ना मतलब कि पुल हो रहे हैं। तो हार्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लंग्स उनके सबका मतलब कि एक वेट है वो मतलब सारा कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो वो जब इतनी उसकी पावर नहीं होगी तो हार्ट मसल्स वो डायलेट कर जाएंगे, हाइपरट्रॉफी होगी, हार्ट डायलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम कहेंगे एडहेसिव मीडियास्टिनल पेरिकार्डाइटिस। अनदर कंडीशन है जिसमें भी फंक्शन इम्पेयर होता है उसमें यह है कि पेरिकार्डियम बिकम हेवीली कोलोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बट नॉट एट ऑल स्टिकी टू मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर, इंस्टेड इट मेक फिब्रिनस मास व्हिच श्रिंक्स विद टाइम, हार्ट कैन नॉट एक्सपेंड वेल, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के आगे हम एक ना पूरा टॉपिक है इस पर उधर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस पहले आपको बता देता हूँ कि हाँ जो पेरिकार्डियम में कोलोनाइजेशन है जो वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोलोनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर के साथ स्टिक नहीं है, लेकिन वो इतनी हार्ड हो गई है कि जब पता है कि वो नॉर्मल जो इलास्टिक टिश्यू में फाइब्रस में कन्वर्ट होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। अब जो पेरिकार्डियम है फॉर एग्जांपल ये पेरिकार्डियम है उसके अंदर हार्ट इस तरह से है, जो पेरिकार्डियम एक मरतबा श्रिंक हो गया है मतलब कि साथ सुकर गया है
तो हार्ट जो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकता, प्रॉपरली जब रिलैक्स नहीं कर सकेगा तो उसका फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। एक तो फंक्शन इम्पेयर हो गया, इस कंडीशन हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियल, जिसमें पेरिकार्डियम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन इसमें मतलब हार्ट आपको कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको हम कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियल। हम आज का हमारा कहना पेरिकार्डाइटिस कंप्लीट हो गया। पेरिकार्डाइटिस सिंपली और भी देते हैं कि पेरिकार्डाइटिस है क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट की कवरिंग है। जो ये आपको अभी कंसेप्ट हो पेरिकार्डियम में कैसे बलून, मतलब कि बलून को तेल ले लें, उसको मतलब कि अंदर इस तरह से पंच करें ऐसे, तो जिस तरह से बलून चारों तरफ से आपके मतलब कि हैंड को कवर कर लेगा ना, सेम इस तरह पेरिकार्डियम ने इसको कवर किया हुआ है हार्ट को, जिसके अंदर हार्ट कवर करता है। इस तरह से मेरा मतलब कि ये बाजू बाहर निकल रहे हैं, इस तरह से योटा बाहर रहते हैं, तो इस तरह से हार्ट कवर किया होता है। सेम इसी तरह से तो लंग्स भी इसी तरह से कवर की होती है। हमारा जो पेरिटोनियम कैविटी है, सेम सेम जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है वो इसे मतलब कि जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है उनको सराउंडिंग स्ट्रक्चर इसी तरह से कवर किया होता है। तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब उसके अंदर सीरियस फ्लूइड आ गया, उसके अंदर सीरियस फ्लूइड ज़्यादा हो गया, फिब्रिनस में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, स्पोरेटिव पेरिकार्डाइटिस अगर पास फॉर्मेशन हो गई है, उसके अलावा हेमरेज पेरिकार्डाइटिस, उसका केसेस पेरिकार्डाइटिस डिफरेंट टाइप्स हैं पेरिकार्डाइटिस की, जो डिपेंड करता है डिफरेंट काज पे। तो इसको हम कहते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। और अगर हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसको कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, मतलब कि पेरिकार्डियम में इनफ इतना फ्लूइड आ गया कि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकता, उसको स्पेस इतनी नहीं मिल रही कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। कार्डियक टेम्पोनेट उस कंडीशन को कहते हैं। ईसीजी में देख लिया कि हार्ट का पेरिकार्डाइटिस में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है स्कीमी पेन और पेरिकार्डाइटिस पेन में। कि स्कीमी पेन एक मतलब कि रिलीफ होते हैं नाइट्रेट पे, वो लेफ्ट जा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट नेक की तरफ रेडिएट करती है, वाइल के पेरिकार्डाइटिस रेडिएट नहीं करती, वो सिंपली पेंडिंग फॉरवर्ड पे रिलीफ देती है। इस तरह से ये आप पेरिकार्डाइटिस को इजीली कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर नजीब का लेक्चर लेंगे तो वो तकरीबन, और मैंने लेक्चर लिया तो उसका तकरीबन 2 घंटे का उससे लेक्चर था, लेकिन लेने में तो 4 घंटे लग जाते हैं, बहुत स्लो लेना पड़ता है। तो अभी अगर आपने रिवाइज करना हो, क्विक रिवीजन उसकी लेनी हो, या फिर जल्दी जल्दी कवर करना हो, तो ये एक बेस्ट सोर्स है। ओके, अल्लाह हाफिज़।